सामीन की खिदमत में फूला पंडिता का आदाब। एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीजन ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस के सोशल मीडिया में आप सभी का खैर मकदम। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सब खुश खुरम और सेहतमंद होंगे और हम हमेशा ऊपर वाले से आपकी खैरियत की दुआ करते हैं। चमनजार के तहत आइए आज सुनते हैं लखनऊ घराने की अजीम हिंदुस्तानी क्लासिकी की कथक डांसर रानी खानम के साथ बातचीत कर रही हैं वुसअत इकबाल खान। तो लीजिए समाअत कीजिए ये बातचीत। पलट देते हैं हम मौजे हवादिस अपनी जुर्रत से कि हमने आंधियों में भी चिराग अक्सर जलाए हैं। सामईन आदाब, मैं वुसअत इकबाल खान आकाशवाणी की उर्दू सर्विस के रूबरू कार्यक्रम में आपका इस्तकबाल करती हूँ। हिंदुस्तानी क्लासिकी रक्स, जिसे हिंदुस्तानी शास्त्रीय नृत्य के नाम से जाना जाता है, हिंदुस्तान की सकाफत का एक खूबसूरत अंदाज है जिसका अमल नाट्य शास्त्र से लगाया जा सकता है। इनमें कथक अपनी तमाम खुसूसियात की वजह से एक आला मकाम रखता है। इनमें 4 मशहूर घराने हैं: लखनऊ, जयपुर, बनारस और खैरागढ़। खुद एतमादी और खुददारी की मिसाल, जिनमें अपने ख्वाबों को पूरा करने का जुनून ही था जिसने उन्हें मौजूदा दौर में हिंदुस्तान की वाहिद मुसलमान आला दर्जे की कथक फनकारा का दर्जा दिलवाया। मैं बात कर रही हूँ रानी खानम साहिबा की। रानी खानम जी आज कथक के लखनऊ घराने की एक इंतहाई मशहूर और अजीम फनकारा हैं। आपने अपनी तालीम कथक के मारूफ फनकार श्रीमती रेबा विद्यार्थी और पंडित बिरजू महाराज से ली। रक्स और अभिनय की दुनिया में महारत हासिल कर आप सामाजी मसाइल को अपने कथक के ज़रिए उजागर करने के लिए मशहूर हैं, जैसे कि हिंदुस्तान की मुसलमान ख़वातीन की हुकूक और माजूर अफराद, जिनको आप जदीद सलाहियत रखने वाले डिफरेंटली एबल्ड फ़नकार कहते हैं। इन पर किए गए कामों के लिए आपने कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर पहचान बनाई। रानी खानम जी को अपने फ़न में एक बेहतर संजीदगी लाने का सेहरा दिया गया है। आपके इस्लामिक कौल और सूफियाना कलाम पर किया गया काम काबिल तारीफ़ है और अपने आप में एक आला मकाम रखता है। कथक में उनके ताउन बेमिसाल हैं, जिसके लिए आपको कई एजाज़ात से नवाजा गया है, जिनमें ख़ास हैं 5th नेशनल वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड, एशियन कल्चरल काउंसिल फेलोशिप, सीनियर फेलोशिप मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, आउटस्टैंडिंग कथक डांसर, फेमिना वुमेन अचीवमेंट अवार्ड। पिछले तकरीबन 20 साल से रानी खानम साहिबा हिंदुस्तान और तमाम ममालिक में अपने हुनर का परचम लहरा चुकी हैं और अपने हुनर से तमाम दुनिया का दिल जीत कर आज हमारे बीच मौजूद हैं मशहूर और मारूफ कथक फनकारा रानी खानम साहिबा। मैं आपका खैर मकदम करती हूँ। शुक्रिया। रानी जी, कथक की पैदाइश और ख़ास तौर पर अपने घराने के ख़ास अंदाज के बारे में थोड़ा बताएं। मैं कथक से वाबस्ता हूँ और मैंने लखनऊ घराना सीखा है बचपन में। 7 साल की उम्र से, बल्कि पहला ही कहिए, से इससे मुतासिर हुई। और क्योंकि लखनऊ घराने की खासियत है खूबसूरती, अदायगी और सबसे बड़ी बात है रूहानियत से उसको रक़्स करना, अंदर तक चले जाना, और इसकी जो खूबसूरती है अंदाज़ और जो भाव की अंदाज़ है अभिनय का, वो बहुत खूबसूरत लगा मुझे। तो इसीलिए मैं नॉर्थ इंडिया में रही, यूपी के पार्ट की तरफ, तो जाहिर सी बात थी कि लखनऊ अंदाज़ ने मुझे बहुत प्रभावित किया, मुझे बहुत एक्सप्राइट किया, और उसकी वजह से मैंने इस कथक में सीखा। 1977 में मैं दिल्ली आई और फिर यहाँ पे कथक केंद्र में मैंने तालीम हासिल किया। मेरे 3 गुरु हैं, उस्ताद फतन खान साहब, रेबा विद्यार्थी जी और पंडित बिरजू महाराज जी। इन तीनों लोगों से मैंने तालीम याफ्ता किया और 90 में मैंने मुकम्मल अपनी तालीम को पूरा किया। बस इतनी छोटी सी है मेरी तालीम की। तो हमने आपके गुरुओं के बारे में सुना, आपके घराने के बारे में सुना। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आपके अपने अंदाज में आप और भी घरानों के रंग नज़र आते हैं, या आप मतलब कि आप दिख्या सिख्या परंपरा पर यकीन करती हैं? देखिए, घराना इंसानों ने बनाया, कभी भी ज़मीन और आसमान ने पैदा ना किया, ना उतारा है। घराना हर एक आर्टिस्ट की अपनी सोच है जिससे घराना बनते चले गए। एक वक्त था जब घराने बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। घराने का मतलब उसकी खूबसूरती में निखार करना। और मैं तो सोचती हूँ कोई भी कला अगर कुछ घराने की खासियत लेते हुए आता है तो बड़ी अच्छी बात है, पर मुझे लगता है कलाकार और कला इन सबसे परे है। इसकी एक बड़ी दुनिया है
और घराने भले ही इसकी खूबसूरती को करते हैं, पर घराने से बंदिश में नहीं होनी चाहिए। आपकी अगर चीज़ है, देखा सीखा परखा, और जो तालीम है वो हमेशा से देख कर, सीख कर और परख के ही आता है। आप कहाँ खड़े हैं, आपने सीख तो लिया, फिर देखा, आपने क्या देखा, फिर परखा, खुद को किया। तो ये 3 ही तरीक़ा है किसी भी तालीम को सीखने का और उसको बरतने का। तो मुझे लगता है कि घराने के ऊपर भी एक और चीज़ होती है, वो होती रूहानियत, जो हमारे गाने बजाने में होती है। तो हम टेक्निकल चीज़ों में ज़्यादा ना घुस के उसकी खूबसूरती को देखकर हम उसमें क्या गुंजाइश कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप वो कोई चीज़ जो आपने सीखी है वही करें, उसके अलावा उसको आप खोल भी सकते हैं, या वो जो चीज़ सीखी है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। इट्स वेरी डिफरेंट 1-to-1 चीज़ें। और मेरा बड़ा पुरजोर तरीके से ये मानना है कि आर्टिस्ट जो है वो अल्लाह बनाता है। वो आप कोई इंस्टीट्यूशन नहीं बना सकता, कोई गुरु नहीं बना सकता। गुरु आपको निखारता है, और ये खुदाई देन है, ये अल्लाह की नेमत है जो इंसान इस ज़मीन पर उसको लेकर आता है। तो इसकी पहचान बचपन से ही उस आर्टिस्ट को हो जाती है, क्योंकि वो सिर्फ यही देखता है, वही उड़ता है, वही बिछाता है। तो जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है कि आपने मुझे बोला कि मैं ख़वातीन में एक इस्लामिक बैकग्राउंड से हूँ, जाहिर सी बात है कि बहुत ही मुश्किल है इस फील्ड में अपने को कायम करना और उसको प्रोफेशनली अख्तियार करना। जब मैं एक बार मैं 10th में थी और मैं थोड़ी सख्त बीमार हो गई थी, तो मुझे हॉस्पिटलाइज़ किया गया। तो मैं 3 दिन तक ऐसे कमरे में बंद थी जहाँ खिड़की भी नहीं था, और वो 3 दिन मेरे लिए बहुत मुश्किल था, जबकि सब कुछ था, पर मुझे रोशनी नहीं मिल रही थी, मुझे सूरज नहीं दिख रहा था, मैं बहुत परेशान थी। उस दिन मैंने यह एहसास किया कि मेरी जो कनेक्शन है वो नेचर के साथ है, और मैं उसके बगैर रह नहीं सकती। और ये मेरी खुराक है, जो रूहानी खुराक मेरा काम है, और ये मेरी मजबूरी कह लीजिए। क्योंकि जब ये बोला गया कि आप क्या प्रोफेशनली करेंगे, तो मैंने कहा मुझे कुछ नहीं आता, जबकि मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, MA भी किया बाद में, बट मुझे लगा इसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता, और इसी चीज़ के लिए मैं आगे बढ़ती गई। और ये कब मैंने प्रोफेशनली मुझे अख्तियार करना पड़ा, और ये कब मेरी रोज़ी रोटी बन गई, ये एहसासात मुझे बहुत साल बाद हुआ कि अरे ये तो मेरी मजबूरी में। मगर यकीन कीजिए आज भी मुझे बहुत गुस्सा आता है जब मुझे मजबूरी में कोई प्रोग्राम करना पड़ता है, क्योंकि आई डोंट वांट टू डू दिस, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ नीड ऑफ योर लॉस ऑफ थिंग्स। अदरवाइज़ ये तो एक साधना है, एक मौसीकी, एक हमारे लिए इबादत है। तो इबादत के अंदर फिर ये मेकअप करना और ये सब चीज़ें बड़ा मुश्किल लगता है मुझे। कभी कभी मैं बहुत गुस्सा हो जाती हूँ, मैं कहती हूँ यार ये जो गाने वाले हैं और ये बजाने वाले, ये लोग तो क्यों नहीं मेकअप करते, हम ही क्यों करना, इतने भारी भारी कॉस्ट्यूम्स और ये वो। और उस दिन मैं बड़ी खुश होती है जिस दिन मैं बिल्कुल लाइट से कॉस्ट्यूम होते हैं। दिस इज़ व्हाट माई ओन जर्नी अबाउट माई वर्ल्ड। क्या खूबसूरत बात कही। तो इस जर्नी में जैसे आपने बताया कि आप पहली मुस्लिम ख़वातीन थी, तो बड़ी मुश्किलें आई होंगी, कोई वाक़या आपको याद है जो आप बताना चाहें? देखिए, जब मेरी बचपन से बहुत ही नाच गाने का, तो ज़्यादातर मैं गाने में ज़्यादा थी, नाच तो बाद में आया। मैं गाती थी और मुझे एकदम अच्छा कोई राग होता था तो मेरे ना सारे रोए खड़े हो जाते थे, तो मुझे समझ में नहीं आता था कि ये क्यों होता है, और मैं एकदम मेस्मराइज हो जाती थी। वाक़या ये था कि जब मैं बहुत बार प्रैक्टिस करती थी, तो सुबह के फजर के वक्त भी आप जाहिर सी बात है कि आप नमाज़ पढ़ते हैं और सुबह जाते हैं, तो जिस जगह मैं रहती थी वहाँ लोग सुबह सुबह फजर की नमाज़ पढ़ते थे, तो मुझे घुंघरू पे ना कपड़े लपेटने पड़ते थे, क्योंकि दैट इज़ अ वेरी टफ आवाज़ जाए। और जब मौलाना साहब घर आते थे तो सब साजू पर मुझे कपड़े डालने पड़ते थे दौड़ दौड़ के, और कोई बोलते तुम क्या करती हो, तो मुझे छुपाना पड़ता था कि मैं ना जी मुझे नाच बहुत पसंद है, मुझे वही करती हूँ। तो ये एक टफ की ज़िंदगी थी, और ये थोड़ी सी ये भी थी कि थोड़ा बड़ा अजीब सी नज़रों से आपको कम्युनिटी में देखा जाता था, अच्छा ये डांस करती है। डांस को एक जाहिर सी बात है कि समाज में इज्जत नहीं रही थी उस समय, और उस वक्त जो 20, 25, 30 साल पहले सोचिए क्या कैफियत रही होगी। उसको प्रोफेशनली आप अख्तियार कर रहे हैं और उसको परस्यू कर रहे हैं, इट इज़ वेरी वेरी हार्ड। बट पैशन वही है ना, ये इश्क नहीं आसान, इतना समझ लीजिए, ये आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो डूबने में जो जलन में जो दर्द है, वो दर्द जब आपको मज़ा देता है, वही मोहब्बत कह लीजिए, वही इश्क कह लीजिए, वही नशा कह लीजिए। क्या बात है। अपने घराने की कोई बंदिश थोड़ा गुनगुनाएंगी या कोई? ज़रूर, मेरे को अपने घराने की चीज़ें बहुत खूबसूरत पसंद है। उसकी एक छोटी छोटी बातों में एक लय है, एक ताल है, बल्कि आपको रिदम ठेका भी ना मिले तब भी उस छंद में जो चीज़ें होती है, जैसे कविता यानी पोइट्री को जब नाच में किया जाता है क्लासिकल कथक में, तो उसे कवित्व कहते हैं। 7 का छंद है,
तगिन धागे तिट ताकिट तक तक धगिन धागे तिट ताकिट तक तक नदी के तट तिट कदम ध्रुम तल नटत नट वर तकत राधा दिनक दिन दिन तकत तकत अटिके दृग दृग थे तथे थे उमंग झिझ किट नतत थीर कन तंग झिंगन कृदित नागे तिट गेन तदा हिन दा धितक दिन दा धितक दिन दा धितक दिन दा। क्या बात है, क्या खूबसूरत, बहुत शुक्रिया। रानी जी, आपने कथक को एक अलग मकाम दिलाया, उसमें कई तजुर्बे किए जिससे कि वो मौजूदा नस्ल के साथ जुड़ सके। तो जैसे सोशल मीडिया, रियलिटी शोज़ के ज़माने में आज लोगों को वापस क्लासिक्स की तरफ ले जाया जा रहा है, इसकी कितनी ज़रूरत थी नौजवानों को जोड़ने की, और इसके लिए आप क्या कुछ कर रही हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, मैं आपसे पहले तो ये बताऊं कि क्लासिकल की हमेशा से लोग बहुत कम रहे हैं, क्योंकि क्लासिकल मतलब क्लासिक से है और एक ख़ास तवज्जो, एक ख़ास महकमे से उसका वाबस्ता है, क्योंकि उसको समझने के लिए उस तरीके की रूहानियत और उस तरीके की इंटेलेक्चुअलिटी चाहिए। बिल्कुल। सो बड़ी छना हुआ सा एक चीज़ है जिसमें बहुत सारा दूध फाड़ के थोड़ा खोया निकाला जाता है। दैट इज़ व्हाट द क्लासिकल आर्ट फॉर्म। शुरू से ही इसके लोग कम थे, बट मैं बिल्कुल ज़ोर से कहना चाहूँगी 1962 के बाद, बिकॉज ऑफ सो मैनी policies, government policies, culture policies, they have built up, our government have built up ministry, culture, ICCR, many things and so many provisions, institutions खुल गए। इससे क्या हुआ, एक ये जो एक क्लासिकल आर्ट फॉर्म था, एक आम लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी आया। अब तो लोग हॉबी के बतौर भी इसको करते हैं। तो मेरे ख्याल से अब 10 लाख से भी ऊपर बच्चे जो हैं ऑल ओवर वर्ल्ड से हमारे यहाँ सीखते हैं। 4 लाख के आसपास NGOs हो चुके हैं जो सिर्फ क्लासिकल डांस म्यूज़िक में है, और हर मेरे ख्याल से हर 1 किलोमीटर की दूरी में आपको 4-4 इंस्टीट्यूशन मिल जाएंगे। ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है। इट इज़ जस्ट लाइक एक प्रयास है, एक सुधार है, इसकी खूबसूरती को पहचाना गया। और मैं यहाँ पे जिक्र ज़रूर करना चाहूँगी, अभी रिसेंटली मैंने प्राइम मिनिस्टर का एक वेरी स्पेशल लर्निंग एजुकेशन स्कीम था, जिसके अंदर उन्होंने ऑल ओवर वर्ल्ड इंडिया से 60 आर्टिस्ट जो बच्चों को चुना गया, टैलेंटेड आर्टिस्टों को। 30 उसमें से ऐसे बच्चे थे जो कि क्लासिकल डांस एंड म्यूज़िक के थे, और 30 सिर्फ साइंस के बच्चे थे। So this is what the government has taken is very, very seriously, and they are knowing now the concept of being trained. आप जो बच्चों को ट्रेन करते हैं क्लासिकल आर्ट में, they are doing much better than any other art form worldwide, क्योंकि उनका ये मानना है कि ये एक मेडिटेशन है, और मेडिटेशन जब आप क्लासिकल आर्ट फॉर्म करते हैं, एकाग्रता, समाग्रता, कॉन्सेंट्रेशन मिलता है, और वो मेडिटेशन आपकी ज़िंदगी में बहुत बैलेंस करता है हर चीज़ों से। और इन्होंने ये भी कहा है कि साइंस जैसे इनोवेट करता है, ऐसे आर्टिस्ट भी इनोवेट करता है। तो इनोवेशन दोनों का बराबर वजन से है, इसीलिए 30 बच्चों को और 30 बच्चों को इकट्ठे लाया गया और दोनों को इंट्रैक्शन कराया गया। एंड इट वाज आई थिंक मोर देन 15 डेज। ऑल ओवर इसरो से भी बच्चे आए गए और बच्चों को सिलेक्ट किया गया और फिर उनके साथ इंट्रैक्शन किया। दे वर इंटरेक्टेड विद लॉट्स ऑफ गुरुज एंड इंटरनेशनली फेम, सभी लोग, ज़्यादातर तो आर्टिस्ट, बड़े बड़े आर्टिस्ट, सुनिधि चौहान और ये इस तरह कैलाश, ये लोग, बहुत सारे लोग के साथ रोज़ लोग बात करते थे। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि लोगों को इसकी वैल्यू समझ में आ रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा, कहीं ज़्यादा, जो अगर आप कैलकुलेशन करें तो मेरे ख्याल से 100 गुना भी ज़्यादा इम्प्रोवाइज़ है आम लोगों में पहुंचने के लिए। तो एक आर्टिस्ट नहीं इसमें काम कर रहा, पूरी की पूरी एक सिस्टम जो है हमारी वो काम कर रही। आप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। मैं यहाँ बैठी हूँ रेडियो में, और यहाँ पर एक ख़ास प्रोग्राम है उर्दू, आप ख्वातीन लोगों के लिए, एक मुस्लिम लड़की कैसे आर्ट को करी, ये भी एक तरीके से सक्रिय है। तो आप देखिए कि हर तरीके से चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश है, और लोगों में काफ़ी अवेयरनेस है। गुरु शिष्य परंपरा के बारे में आप क्या सोचती हैं, इसकी कितनी अहमियत है, और आप कितने शागिर्दों को सिखा रही हैं अपनी मसरूफियत के होते हुए, उन्हें आप कितना वक्त दे पाती हैं? ये सवाल बहुत ही संजीदा है। मैं हमेशा ये मानती हूँ कि गुरु शिष्य परंपरा एक ऐसी परंपरा है कि जब आपके गले में कोई चीज़ उतरती है तो वो दिखाई देती है। कहते हैं ना कि आदमी, शख्स जो है शीशे का बना हुआ है, जो पी लेता है तो दिखाई देता है जी। तो गुरु शिष्य परंपरा की जो मोहब्बत है ऐसी होनी चाहिए कि शागिर्द जो है जब अपने उस्ताद को देखे और आंख बंद करके दे, तो उसको अपने उस्ताद अपने अंदर में दिखाई देना चाहिए, और वो उसको पी जाए। पर जी। वो रिलेशनशिप में कितनी ईमानदारी गुरु ने दी,
बिल्कुल। और कितना शागिर्द दे रहा है, ये भी एक बड़ी ये बात भी है। मायने रखता है। ये बड़ी अजीब सी बात भी है और बड़ी अच्छी बात ये भी है कि ज़िंदगी में कोई एक शागिर्द भी बन जाए, गुरु बना दे, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये रूहानियत की बात है। वो चाहे आप क्लासिकल आर्ट में कहिए या आप फ़कीरी में कह लीजिए या आप इंटेलेक्चुअलिटी में कह लीजिए, आप बड़े बड़े संत को लीजिए, बड़े बड़े सूफ़ी संत को भी ले लीजिए, गुरु नानक जी को ले लीजिए, इनको ले लीजिए, हज़रत अमीर खुसरो को ले लीजिए, एक ही बनते हैं। क्योंकि रूहानियत मिल जाए तो मर्ज हो जाती। रहा सवाल, ये तो एक इसका डेफिनेशन रहा। अब क्लासिकल आर्ट फॉर्म में जो गुरु शिष्य परंपरा का अंदाज है, ये पूरी दुनिया में एक यही परंपरा हमारे इंडिया में ओरल ट्रेडिशन है, जो गुरु से सीधे डायरेक्टली शिष्य को जाता है और वो शिष्य फिर दूसरे अपने शिष्यों को देता है। तो ये जो जर्नी है, ये जो दरिया है, जो बहता है, ये 1 to 1 तरीके से ही हो सकता। नीदर यू कैन लर्न फ्रॉम वीडियो, नीदर यू कैन लर्न फ्रॉम यूट्यूब, नीदर यू कैन आपने म्यूजिक सुना कर लिया या किसी का ढांप लिया, अरे वहाँ जाओ बंदिश रिकॉर्डिंग कर लो। ऐसे तो बड़े लता मंगेशकर साहब हैं, हम रवि शंकर साहब हैं, बहुत सारे लोग हैं। ऐसा होता नहीं है। तो गुरु शिष्य परंपरा में तो ये है कि ईमान बड़ी ज़रूरत है और सबसे बड़ी बात है रूहानियत, और उसके लिए जो संजीदगी होनी चाहिए, उसकी कसक, उसका दर्द होना चाहिए। हाँ, पूरी तरह से बिल्कुल साधना, एकदम जैसे इबादत, उस रिलेशनशिप में अगर मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है और बड़ा पायस है, बड़ा ही पवित्र है ये रिश्ता। और ये इंडियाई में है, जिसको हम इंडियन आर्ट फॉर्म का जो तरीका है, और वी आर वेरी वेरी लकी टू हैव दिस ट्रेडिशन एंड वी आर परसुइंग दिस आर्ट फॉर्म। मैं कोशिश करती हूँ अपने बच्चों को, पर सबसे बड़ी बात मुझे आजकल लगता है अपने बच्चों को बहुत ही, आजकल के गुरुओं को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बच्चों को हील करने की, उनकी ब्लॉकेज खोलने की, उनको रिकलेक्ट करने की। जब तक आप उनकी दिशाओं को रिकलेक्ट करके एक जगह नहीं लाएंगे, आप कुछ दे ही नहीं सकते। आप जो भी दे रहे हैं वो सब लॉस्ट है, वो कलेक्ट नहीं कर पाते, वो कोना नहीं बना पाते, तो आपको वो कोना बनाना पड़ेगा। ये बड़ी एक दिक्कत की बात है। अब टफ है, पर क्या किया जाए, ये है। जी बिल्कुल। अपने गुरु के साथ बीता कोई किस्सा सुनाएं, आपको वो कितना रियाज कराते थे और अब आप कितना रियाज कर पाती हैं? देखिए, मैं तो पैशनेट थी। पहले गुरु की तो मैं बात कहूँ, मेरे तीनों गुरु बहुत, मैं नसीब थी कि मुझे अच्छे मिले। मेरे जब गुरु से मैंने पहली बार सीखा, जब छोटी थी, तो उन्होंने बोला रियाज़ करना है, बस मुझे धुन चढ़ गया। तो मेरी माँ को मुझे ज़बरदस्ती रोकना पड़ता था कि अब रुक जा, तू रुक जा। मैं रियाज़ करती थी और बिल्कुल मैं थकती ही नहीं थी। सबसे बड़ी बात तो मैं एनर्जेटिक बहुत थी। फिर दूसरे गुरु में एक बार भी मेरे ये भी किस्सा याद है कि मैं रियाज कर रही थी और मेरे पैर से खून निकल रहा था, दर्द हो रहा था, पर मेरे वो कैफियत थी कि मैं एक दिन छुट्टी कर लिया, फिर मैं दूसरे दिन गई और मैं नाचने लगी, पैर तत्कार मारती रहने रहती, हाई वाई के, ब्लड निकल रहा था, मगर मुझे होश नहीं था। मैंने कहा ठीक है, कुछ भी बात नहीं, धादिन दिना ना दिन दिना। और रेवा दीदी ने मुझे पकड़ा ऐसे हाथ से, बोले रुक जाओ, क्या हुआ दीदी? तो खून निकला। मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे दर्द तो नहीं हो रहा। क्या बात है। तो मुझे एहसास नहीं था, बाद में ज़रूर एहसास हुआ। तो ऐसे बड़े किस्से हैं गुरु को लेकर जो एहसास होते हैं, बट मुझे लगता है वो जब मिल रहा होता है उस समय ये सब चीज़ों का बड़ा मायने नहीं रहता। क्या बात है। आपने गाना भी सीखा है। हाँ। और कई जगह मैंने कुछ झलकियाँ देखी जहाँ आप तबला बजाती हुई भी दिखाई दी, तो ये शौक कैसे पैदा हुआ? ये शौक नहीं है, जब मैंने कथक इनमें सीखा था तो वहाँ गाने की ट्रेनिंग थी और 3 साल तबले की ट्रेनिंग थी, पर मैं थोड़ी बीमार हो गई थी तो मैंने सिर्फ 1 ही साल किया। पर बाद में उस्ताद मुमताज़ खान साहब से मैंने कुछ वक्त के लिए तालीम लिया था, थोड़े वक्त के लिए गई थी क्योंकि मुझे गाना बहुत पसंद था, पर बहुत मसरूफ़ रहती हूँ और उस वक्त मैं तालीम पूरा नहीं कर सकती जिसका मुझे सारी ज़िंदगी मलाल रहेगा। तो छोटी सी गुनगुना देती हूँ। जी जी, एक लाइन सिर्फ, प्लीज। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, जिले शान अल्लाह, तू रहीम, तू करीम, तू गफार, तू सत्तार, अल्लाह ही अल्लाह अल्लाह। क्या बात है। आप एक कलाकार, एक गुरु, एक कोरियोग्राफर, इतने किरदार कैसे निभा पाती हैं? और इनमें आपका पसंदीदा किरदार कौन सा है? मुझे नहीं पता मैं क्या किरदार निभाती हूँ। जब वो हम लोग जस्ट लाइक जब जो आता है वो हो जाता है, और मुझे नहीं लगता ऐसा सोच के किया, क्योंकि एक आर्टिस्ट है जब
जब वो सीख रहा होता है या डांस कर रहा होता है तो अपने आप लोग उसके पास सीखने आते हैं। मुझे सबसे ज़्यादा किरदार नाचना है पसंद है। मैं जब नाचती हूँ तो मुझे कुछ होश नहीं रहता। मुझे सबसे अच्छी वक्त है जब मैं रियाज़ करती हूँ। मैं शायद परफॉर्मेंस में कभी कभी बिल्कुल गुम हो जाती हूँ, ज़्यादातर अवेयर रहती हूँ कि मैं नाच रही हूँ तो ठीक है, बट जब मैं गुम हो जाती हूँ तो मुझे याद नहीं रहता कि मैं गुम हो गई। ऐसा कुछ बहुत बार किस्सा हो चुका है। बट सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे सिर्फ रियाज में आता है, जब मैं रियाज ज़्यादातर अंधेरे में करती हूँ और घुंघरू बजती रहती है, आँख बंद रहती है, तो बिल्कुल वहाँ मैं होती हूँ। हाँ, मैं रहती हूँ। मुझे बहुत पसंद है नाचना, मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। जो काम आप मुसलमान ख़वातीन के हुकूक़ के लिए या फिर माज़ूर अफराद जिनको आप डिफरेंटली एबल्ड कहती हैं उनके लिए कर रही हैं, वो मुतासिर कुन हैं। हमारे सामीन को उनके बारे में, उस काम के बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, मेरा अपना मानना है कि एक आर्टिस्ट जो है वो डेकोरेटिव आर्ट करके ज़िंदा रहना नहीं चाहिए कि आपको जी लोग मिल रहे हैं और तालियां बजा रहे हैं और शुक्रिया अदा किया, अवार्ड ले लिया। मुझे लगता है बहुत बड़ा रोल है और बड़ी बड़ी जिम्मेदारी एक आर्टिस्ट की। एक आर्टिस्ट को अपनी जिम्मेदारी का एहसास ज़रूर होनी चाहिए कि जब वो आंख बंद करे और जब वो फना हो ज़िंदगी से तो एहसास ये करे कि वो कुछ दे के गया। आप सिर्फ इसको एक दायरे में ये नहीं कह सकते कि आपने वो सिखाया, एक गुरु को, एक बच्चे को सिखाया, वो परस्यू कर रहा है। मेरा ख्याल है वो मुकम्मल नहीं होती है आपकी जिम्मेदारी हर आर्टिस्ट की जब मुकम्मल होती है, जब वो अपने आर्ट से कुछ दे के जाए, कुछ समाज में करके जाए। और ये मैंने सो कॉल्ड काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअलिटी एंड पेज 4 के लिए नहीं किया। मुझे शुरू से ऐसा लगता है कि इबादत और कुछ इमरात लोगों के लिए कुछ करके जाना चाहिए। और यही वजह है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो संवेदनशील है और जो आपको झकोड़ती है बार बार। विमेंस के लिए खासकर, औरतों की बीइंग इन विमेन, आई हैव गॉन थ्रू लॉस ऑफ हेसल ऑफ माई लाइफ ऑल्सो, लाइक अदर्स, मेनी अदर्स विमेन्स आर ऑल्सो गोइंग। सो मेनी इश्यूज आर देयर विच शुड बी कम ऑन द स्टेज एंड उस वक्त ये लगता है कि इसको भी आवाज़ देनी है, इस वाले इश्यूज़ को भी आवाज़ देनी है। राइट्स ऑफ विद मुस्लिम विमेंस के लिए आज से 15 साल पहले से मैं काफ़ी काम कर रही हूँ एंड उसके लिए मैंने इंटरनेशनली लंदन में बहुत बड़ा प्रोग्राम किया। कविता कृष्णमूर्ति, सोनम निनन, बहुत बड़े बड़े मैंने प्रोग्राम्स किए हैं। और विमेंस राइट्स के लिए जिसको हम डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं, एड्स एंड इन्स के लिए भी जो लड़कियां लेडीज़ करती भी नहीं हैं उनको भी जिस बिकॉज ऑफ उनके हस्बैंड या उनके बॉयफ्रेंड्स या उनकी लाइफ स्टाइल उनको दे के चली जाती है, तो वो एक प्रॉब्लम है, उसके लिए हमने रेज़ किया। वक्त बदलता है, हालात बदलता है, डिज़ाइन बदलती है, लफ्ज़ बदलता है, स्ट्रक्चर बदलता है, तो चीज़ें क्यों नहीं बदलती? चीज़ें आप 1000 साल से पकड़े हुए बैठे हैं कि नहीं जी इसमें, तो आई एम वेरी सॉरी टू से इट माइट बी डिस्टर्ब मेनी पीपल बट येस दिस इज़ ट्रू। सो आपके अंदर की जो एहसास है, अल्लाह ताला कहता है सब नियत के ऊपर है और कुरान मजीद जो कहता हो और जो ज़मीन पर है वो बिल्कुल अलग प्रैक्टिस है। तो जो जब तक आप सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं बनेंगे, सेल्फ एम्प्लॉय नहीं करेंगे, अपने आप को नहीं कमाएंगे, आप पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, बाशहूर नहीं बनेंगे, चीज़ें ऐसी बदतर और बद से बदतर होती चली जाएंगी। तो वुमेन्स के लिए यही है कि आप किसी को कंधा ही मत लो, आपको ज़रूरत ही नहीं किसी कंधे की। यू आर इनफ टू टेक योर कंधा एंड डोंट गिव इट टू एनी अदर वन कि ना मैं तुझे दे रही हूँ, ना बिल्कुल नहीं। बोलो अपना कंधा सीधा कर और खुद खड़ी हो। दैट इज़ द आई थिंक आई शुड गिव द मैसेज टू द हमारे ख्वातीन जो है कि किसी को आंसू ना पोछो, वो बोलो खुद आंसू पोछ, हम नहीं पूछेंगे, उन्हें इस लायक बनाएंगे, इस लायक खुद बनो। आपके अंदर की ताकत पहचान। जब तक आप पैर पे खड़े नहीं होंगे, जब तक आप, और बहुत ज़रूरी है एजुकेशन, जब तक आप तालीम याफ्ता नहीं होंगे, माहौल नहीं बनाएंगे। तालीम अलग है और दीनी तालीम अलग है, दोनों एकदम अलग किस्म की चीज़ें हैं। दोनों को मर्ज मत कीजिए, वो इसका अलग काम है, उसका अलग काम है। हर इंसान को बाशहूर बनना है, दिली तालीम लेना है, पर साथ साथ ये तालीम बहुत ज़रूरी है, रोशन ख्याल होना। इससे हमारे आने वाली जो नस्लें हैं हमें दुआएं देंगी, ऐसा मैं महसूस करती हूँ। क्या बात है। आपने दुनिया के हर कोने में अपने फ़न का मुजाहिरा किया। कोई ऐसा वाक़या या कोई किस्सा जो आपको याद हो, हमारे सामीन के साथ आप बताना चाहें, उसे साझा करना चाहें? प्रोग्राम्स तो बहुत हैं, कोई ऐसा यादगार? अभी 2-3 साल पहले मैंने एक कलाम किया था, हैबिटाट में शो कर रही थी, ऐसे 3-4 किस्से निकल के आए। तो मेरे 3 प्रेजेंटेशन था और 1.25 घंटा किया था, अकेला सोलो था। तो दूसरी एक प्रेजेंटेशन थी जब मैं नाच रही थी, उसके बाद 3rd 5th प्रेजेंटेशन किया। पर मुझे 1st 3rd तो मुझे याद था, 2nd याद नहीं रहा कि मैंने क्या नाचा, आज भी याद नहीं आता। अरे, तो मैं रह के याद करती हूँ मैंने क्या नाचा, तो ब्लैंक थी,
ये बड़ा अजीब सा किस्सा है मेरे साथ। और एक बार प्रोग्राम कर रही थी ICCR में और एक डेलीगेशन था, तो कुछ मीरा बन के नाचना था और वो राग में था और जी नाच रही थी और वो राग इतना खूबसूरत था कि जब वो गाना कलाम चल रहा था कंपोजिशन, तो मैं नाचते नाचते मैं ट्रांसफॉर्म हो गई। और जबकि मना है नाट्य में कि आप कैरेक्टर में नहीं जा सकते। आई डोंट नो हाउ आई बिकम और उसके बाद मैं ज़ारो कतार रोने लगी। और जब प्रोग्राम ख़त्म भी हुआ उसके बाद भी मुझसे रोका ही नहीं जा रहा था। क्या हो गया था मुझे समझ में नहीं आया। तो आई वेंट इनसाइड तो ड्रेसिंग रूम में और मैं बहुत देर तक रोती रही, 10-15 मिनट तक। मुझे समझ में नहीं आया क्या हुआ। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जो बड़े अजीब से हैं, डिस्कनेक्ट कर देते हैं आपको और फिर आप कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये अच्छी चीज़ें हैं, पर कुछ चीज़ें होती हैं जो याद भी नहीं रहती हैं, तो ये बड़ी अजीब सी भी बात है। तो चीज़ें हैं, बढ़िया हैं। एक किस्सा याद है, जब जैसे डिसेबिलिटी की आपने बात की थी, तो जी हमने बहुत सारे वर्कशॉप पहले विदेशों में किए थे क्योंकि उस समय ज़्यादा अवेयरनेस था। इंडिया में तो अब आया है। और स्पेशली एजुकेशन, आर्ट इन एजुकेशन, आर्ट इन हेल्थ करके ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, खासकर UK में। तो मैं एक प्रोजेक्ट में गई थी, वहाँ पर आर्ट इन एजुकेशन एंड आर्ट इन हेल्थ किया था। सो आई हैव इंटरेक्टेड मेनी डांस, मतलब कॉमन लोगों, डिसेबल भी थे एंड ओल्ड एज भी थे, स्पेशल नीड भी थे और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी थी। उनमें काफ़ी काम कर रही थी। फिर मुझे दिल्ली में एक मौका मिला एक प्रोग्राम करने के लिए, कमारी में एक किसी इंस्टीट्यूशन के लिए मैंने प्रोग्राम किया। और प्रोग्राम के बाद मुझे नवाजा गया फूलों से। तो एक लड़की आई और शी जस्ट केम एंड उसने मुझे फ्लावर दिया और उसने मुझे ज़ोर से खींच लिया। और जब मैंने ऐसे देखा उसको, तो दोनों उसकी आँखें, शी वॉज ब्लाइंड एंड टोटली ब्लाइंड, एंड उसकी आँखों में आंसू था। मैं समझ नहीं पाई, मैं ना कांपने लगी। मुझे लगा ये क्या चीज़ है, अल्लाह मुझे क्या बोलना चाह रहा है। और मैं इसे देखती रह गई। और उसकी जो आज भी उसकी घर में मुझे एहसास है, दैट डे आई डिसाइडेड कि मुझे कुछ देना है इनको। क्या बात। तो ये सब चीज़ें बड़ी मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर वाला चूज़ करता है आपको। और ये एक आपकी तरफ से एक इशारा होता है जी। कुछ चीज़ों का, सवालात का। कभी कभी सवाल होते हैं और वो इशारा आप समझना चाहिए। अगर आपको समझ में आ जाता है तो अच्छी बात है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो एक आर्टिस्ट को ज़रूर करना चाहिए अपनी ज़िंदगी में। कुछ चीज़ें, कुछ वक्त आम लोगों को भी देना जिससे खुशी मिले, उनको एहसास हो। फिर ये सारे बच्चे काफ़ी काम भी कर रहे हैं मेरे साथ, तो दे आर गेटिंग मनी ऑल्सो, वेरी वेरी गुड मनी। दे आर ट्रेन बाय मी। हम उसको ट्रेन करते हैं, बच्चे तालीम लेते हैं, हर सैटरडे संडे को आते हैं क्लास करने। बहुत दुआओं का सबब है। दुआ तो नहीं, बट इनके लिए दुआएं आप कीजिए। हम तो इसका पार्ट हैं, तो मुझे लगता है बड़ी अल्लाह ने नसीब दिया कि आपको चूज़ किया, आप कुछ कर सकें। हाँ। सही बात है। बाकी तो मैं अपने आप में, हाँ, और बाकी तो ये कि ज़रिया तो है नहीं मेरा तो ज़रिया मेरा खुद का काम है। जी। तो मैं तो वैसे बड़ी बिजी रहती हूँ। जैसे आपको एक ज़रिया बनाया उन लोगों के लिए। हाँ, ऐसे बहुत सारे काम, लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और डिसेबिलिटी में आर्ट करके मैंने भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए बहुत बड़ा काम किया। और हमने पूरे इंडिया से 172 मल्टीपल डिसेबल्ड आर्टिस्ट आए, सिर्फ डिसेबल। और हमने पार्लियामेंट में प्रोग्राम दिया और उनको 1 घंटे का प्रोग्राम था। और वो इतने मुतासिर हुए हमारे राष्ट्रपति साहब कि उन्होंने फिर से तवज्जो, ये एक प्रोग्राम का तवज्जो किया। और फिर ये पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, सबके लिए, पूरे जो MLA थे, गवर्नमेंट के जो जितने भी मिनिस्टर्स थे, उनके लिए प्रोग्राम किया। आगे भी इसको ले जाने का है। तो ये सारे काम चल रहे हैं। क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने सफ़र के बारे में बताया और जो आप कर रही हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और हमारी बहुत शुक्रिया आपका हमें यहाँ पे बुलाने का। तो सामईन, ये थी मशहूर मारूफ कथक की फ़नकारा रानी खानम साहिबा। अगले एपिसोड में हिंदुस्तानी मौसीकी की एक नई शख्सियत के साथ आप रूबरू होंगे। मुझे वसत इकबाल खान को इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। चमनजार के तहत दोस्तों आप सुन रहे थे रक्स की दुनिया की एक अजीम हस्ती रानी खानम के साथ बातचीत। शरीकी गुफ्तगू थी वसत इकबाल खान। इसके साथ ही आज का चमनजार प्रोग्राम अब इख्तिताम पजीर होता है। लेते हैं अगले प्रोग्राम तक के लिए आपसे इजाज़त। तब तक के लिए खुदा हाफिज, शब्बा खैर, जय हिंद।